सो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज। ऑप्टिमाइजेशन इसका नाम क्यों रखा गया और ये सर्च इंजन एक्चुअल में होता क्या है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स और सर्च इंजन एक्चुअली वर्क कैसे करता है, किस टाइप के सर्च इंजन आपके पास में अभी अवेलेबल है इंटरनेट में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन गो थ्रू कर रहे होंगे, राइट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम एसईओ के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली वेबसाइट के लिए करा जाता है, ठीक है। तो वेबसाइट, अगर आप एक वेबसाइट रन करते हो या आप एक वेब एप्लीकेशन रन करते हो तो आपको एसईओ की नीड हो सकती है। अब एसईओ एक्चुअल में क्या है, अगर आप गूगल रैंकिंग की चेक करोगे, गूगल रैंकिंग में अगर आपके पास में कोई एक वेबसाइट है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप blockchain.com कुछ बनाना चाहते हो, राइट। तो आप ब्लॉकचेन जब आप बनाओगे तो आपने ये वेबसाइट क्रिएट करी, लेकिन इसे इंडेक्स करना पड़ता है। इंडेक्सिंग के बारे में हम गो थ्रू करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। इंडेक्सिंग के बारे में सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्रॉल होता है, कैसे इंडेक्सिंग होती है, कैसे सबमिशंस होते हैं, क्या गूगल कंसोल होता है, सभी चीज़ों के बारे में अपन गो थ्रू कर रहे होंगे। तो बेसिकली अगर आप रैंकिंग करवाना चाहते हो, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, आपकी वेबसाइट पे रीच बढ़ाना चाहते हो, एक ट्रस्ट बढ़ाना चाहते हो, ये सभी चीज़ें आपको एसईओ के थ्रू मिलती है। तो अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो या एक वेब एप्लीकेशन कंप्लीट करते हो और अगर आप उस पर एसईओ नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ वर्थलेस, ओके। तो एसईओ को रैंक करते टाइम आपको कुछ चीज़ों के बारे में ऑलरेडी ध्यान रखना होता है, जो कि होता है, एक होता है डोमेन रेटिंग, एक होता है आपके पास में यूआरएल रेटिंग, एक होता है आपके पास में स्पैम इंडेक्स, जिसे स्पैम स्कोर भी कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिनकी मदद से आप स्ट्रेंथ पता करते हो कि व्हाट एग्जैक्टली अ वेबसाइट इज़ हैविंग, ओके। तो जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, आप एक गेम खेलते हो, एक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन खेलते हो या आप एसेसिन्स क्रीड खेलते हो, तो सभी कैरेक्टर्स के पास में अपना एक एट्रीब्यूट होता है। आप प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलते हो तो प्रिंस ऑफ पर्शिया में जो हीरो है या जो भी कैरेक्टर है, उनके पास में अपना एक एट्रीब्यूट होता है। तो एट्रीब्यूट्स को हम कैसे मेजर करते हैं, मेजर इस तरीके से करते हैं कि उनके पास में कितनी स्ट्रेंथ है, क्या ड्यूरेबिलिटी है, कितना उनके पास में स्टेमिना है। इस तरीके से हम एक कैरेक्टर का एट्रीब्यूट्स चेक करते हैं। सेम उसी तरीके से वेबसाइट्स के एट्रीब्यूट्स हम चेक करते हैं, उनकी डोमेन रेटिंग क्या है, उनकी यूआरएल इंडेक्सिंग, यूआरएल रेटिंग क्या है, पेज इंडेक्सिंग क्या है और स्पैम स्कोर क्या है। इनके बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली डोमेन रेटिंग, यूआरएल रेटिंग, स्पैम इंडेक्स, ये चीज़ें क्या है, क्योंकि एसईओ के ऊपर आपके पास में अभी पूरा एक सेशन आने वाला है। ये जस्ट एक बेसिक कोर्स है जिसके बारे में अभी हम गो थ्रू कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग एसईओ जिसके बारे में हम आगे अभी और देखेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स अभी हमारे पास में है। सर्च इंजन्स क्या होती है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन फॉर एसईओ। अगर आपके पास में एक वेबसाइट है तो उसको एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैसे वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो। गूगल कैसे वर्क करता है, जो कि बेसिकली अभी एक डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन आपके पास में अवेलेबल होता है। सर्च इंजन पे भी हम बात करेंगे और आप कैसे यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, हाउ शुड आई गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो पहले हमने देखा आपको सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है, फिर हम देखेंगे गूगल रेटिंग कैसे बढ़ाते हो या गूगल के सर्च इंजन किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, फिर हम देखेंगे वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन कैसे कंप्लीट करते हो, फिर हम देखेंगे कि आप यहाँ से कैसे शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे एक इंडस्ट्री लेवल एसईओ को कंप्लीट कर सकते हो आपकी वेबसाइट के थ्रू, फाइन। तो व्हाट आर सर्च इंजन एक्चुअली। सर्च इंजन्स वर्क बाय क्रॉलिंग। ये आप क्रॉलिंग जो कीवर्ड है इसे आप मेंशन कर लो। ये क्रॉलिंग आपको काफ़ी टाइम यूज़ करनी पड़ेंगे। तो क्रॉलिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स और पेजेस और समथिंग लाइक दैट। मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ। पर डे 20 लाख प्लस वेबसाइट्स लॉन्च होती है और अराउंड 50 लाख ब्लॉग्स पब्लिश होती है। तो ये सभी आपके पास में एक यूआरएल है, ठीक है। ये जस्ट एक फैक्ट है और ये थोड़ी पुराने फैक्ट है, मे बी अभी थोड़े चेंजेस हो चुके हो। तो रिगार्डिंग दिस आपको इंजन्स में बॉट्स, स्पाइडर्स, ये चीज़ें मिलेंगी जो आपके वेबसाइट को रीड करती है, क्योंकि अगर आप 20 लाख वेबसाइट पर डे लॉन्च कर रहे हो तो नो वन इज़ एबल टू रीड इट। तो बॉट्स को बनाया गया डेवलपर के द्वारा कि आप कैसे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो आपकी वेबसाइट को चेक करने के लिए। चेक करने का इन द सेंस, उस वेबसाइट में कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसका स्पैम स्कोर तो नहीं बढ़ गया है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही। रिगार्डिंग ऑल दोज क्रेडेंशियल्स आप सर्च इंजन एक्टिविटीज़ को बॉट्स के थ्रू मेजर करते हो। तो बॉट्स ऑलरेडी डेवलप्ड है गूगल के द्वारा। तो अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हो तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वेबसाइट इज़ हिडन या फिर उसे कोई देख नहीं रहा है तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। गूगल सभी चीज़ों के ऊपर एक मॉनिटरिंग वेबसाइट बॉट उन पे इनेबल रखते हैं। अगर उसमें कोई भी इश्यूज आती है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ उन्हें शो होती है तो वो आपको सस्पेंड कर देते हैं या फिर आपको एक पेनल्टी देके, एक वार्निंग देके छोड़ देते हैं। तो आप एक डाउनलोडिंग लिंक्स या वेब एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कर सकते हो। तो दिस इज़ बेसिकली सर्च इंजन्स, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को लिस्ट करेंगे, जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे, पढ़ेंगे और रैंकिंग करेंगे। तो रैंकिंग करने के लिए कुछ जो फैक्टर्स है, मैं जस्ट आपको एक नॉर्मल
एक वीडियो थी, उस वीडियो पे आपको एक नॉर्मल एक उन्होंने एक थ्योरी समझाई थी। उस थ्योरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। EAT, ये EAT का क्या मतलब है? E का मतलब है एक्सपर्टीज, A का मतलब है ऑथराइजेशन और T का मतलब है आपका ट्रस्ट। ओके, तो ये आपके पास में 3 ऐसे फैक्टर्स है जिन फैक्टर्स पे हमें फील होता है कि जो एसईओज आती है, क्योंकि हर 3 से 6 महीने में एसईओ के सारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है या जो उनके एल्गोरिदम्स है वो चेंज होती रहती है। जैसे पहले स्मिथ थी, फिर बर्ड आई, ऐसे काफ़ी सारी चेंजेस आती रहती है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होती, हाँ, लेकिन कुछ चेंजेस होती है। तो एक्सपर्टीज़ कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ़ यू आर पब्लिशिंग अ ब्लॉग, ठीक है, आपने एक ब्लॉग लिखा, फॉर एन एग्जाम्पल आप ब्लॉकचेन की हम रेगुलरली बात कर रहे, तो अगर आपने एक ब्लॉकचेन के ऊपर कोई ब्लॉग लिखा, राइट, आपने उस ब्लॉग को पब्लिश किया गूगल कंसोल पे, गूगल सर्च कंसोल पे आपने उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल पे आपने इसको पब्लिश कर दिया, आपकी इंडेक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। गूगल ने इस बॉट को अप्लाई किया आपकी वेबसाइट पर क्रॉल करने के लिए। क्रॉल करने का मतलब उसे पढ़ना। तो पढ़ते टाइम उन्हें ये फील होता है कि इनके ऑथर जो है, इनके जो भी ऑथर है, ऑथर इन द सेंस आपने ये जो ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग जो वेबसाइट पे ब्लॉग लिखा है, ये किसने लिखा है? XYZ एक कोई पर्सन है, उन्होंने अगर ये ब्लॉग लिखा है तो वो इनके बारे में भी पढ़ना शुरू करते हैं। वो इनके बारे में जानते हैं कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से हो और आप लिख रहे हो IT पे, तो एक्सपर्टीज आपकी उसमें नहीं है, इस कारण से मे भी आपकी SEO कंप्लीट ना हो। EAT कुछ ऐसे इस तरीके से फॉर्मूलास में काम करती है। एक होता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन आपकी कंफर्मेशन होती है थ्रू आपके सोशल मीडिया, आपके बिहेवियर्स, आपके, क्योंकि गूगल के पास में ऑलरेडी आपके पास सारे डेटा है कि आप क्या क्या ब्लॉग्स पढ़ते हो, आप किस इंटरेस्ट रखते हो, आपकी क्या हॉबीज़ है, ये सारी चीज़ें उनके पास में ऑलरेडी है। तो वो XYZ जो भी ऑथर पब्लिश कर रहे हैं उनके बारे में एक स्टडी करते हैं कि उनके पास में वाकई में वो ऑथराइजेशन, एक्सपर्टीज़, ये दोनों चीज़ें है क्या। ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में आपके आप पर आती है ट्रस्ट। अगर आपके साथ में गूगल का एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो अगर आप एक ब्लॉग पब्लिश करते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी रैंक इजीली, ठीक है। तो ये ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको अपनी एक्सपर्टीज और ऑथराइजेशन को कंप्लीट करना पड़ता है। दैट इज़ वाई जो ऑथर्स या जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो ब्लॉग पब्लिश करते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पर या अपने वेबसाइट्स पर क्लियरली मेंशन करते हैं कि दे आर हैविंग एक्सपर्टीज एंड दे आर हैविंग द ऑथराइजेशन, कि हाँ मैं इन चीज़ों पर ब्लॉग लिखता हूँ या लिखती हूँ, राइट। तो ये चीज़ है EAT, एक थ्योरी है बेसिकली। वी डोंट नो कि ये चीज़ मेंशन होती है कि नहीं, या ये चीज़ वाकई में वर्कआउट होती है कि नहीं, बट दिस इज समथिंग जो SEO पे फैक्टर रखती है। नाउ हाउ डज गूगल वर्क? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रिटर्निंग क्वेरीज। जैसे हमने अभी आपको बताया, क्रॉलिंग का मतलब है आपने वेबसाइट पे कुछ पब्लिश किया, पब्लिश करने पर बॉट का आना और बॉट का उसको पढ़ना, दिस इज क्रॉलिंग, जो वो क्रॉल करती है। ओके, इंडेक्सिंग का मतलब है बॉट ने उसे पढ़ लिया है और उस जो भी आपकी वेबसाइट थी या जो भी आपकी ब्लॉग थी उसे पढ़ लिया गया है, और उन्हें वो पर्टिकुलर लिंक को, क्योंकि लिंक पे भी अपन बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली URL इज, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन किस तरीके से काम करती है, स्लग क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स क्या होती है, उसको सिक्योरिटी SSL सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर कैसे उसमें इनेबल करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वेब डेवलपमेंट सेशन पे इस पे अपन बहुत डीपली बात कर रहे होंगे। तो इंडेक्सिंग पे अपन ने बात करी कि इंडेक्स करने का ये मतलब है कि अगर क्रॉल कंप्लीट हो चुका है और अगर कोई इशू उसमें नहीं दिख रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर लिंक को अपनी डेटाबेस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, आई थिंक ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड ली। तो अगर आपका क्रॉल कंप्लीट हो चुका है, राइट, क्रॉल कंप्लीट होने के बाद में अब इंडेक्सिंग की बारी आएगी। तो इंडेक्स करने का मतलब है कि वो अपने डेटाबेस में, मतलब बेसिकली जो भी सर्च इंजन है, आप गूगल सर्च कंसोल पे जो आप सर्च, तो बेसिकली आपने जो इंडेक्स किया वो अपने डेटाबेस पे ऐड करती है, और डेटाबेस पे वो आपकी लिंक को ऐड करती है, आपके कंटेंट को ऐड करती है। अब कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे वो ब्लॉग्स पब्लिश होती है, वो सारी चीज़ें अपन बात कर रहे होंगे, अगली स्लाइड्स में आ रही होंगी कि कंटेंट राइटिंग किस तरीके से आप उस पर प्रॉपर वे में कर सकते हो। तो ये एक इंडेक्सिंग का फॉर्मेट है, आपकी लिंक को डेटाबेस में ऐड किया जाता है। इफ़ समवन सर्चेस कीवर्ड जो कि आपके ब्लॉग से मैच हो रही हो, तो वो आपको वो शोकेस करता है कि आप, हाँ जी हाँ, ये ब्लॉग आपके मैचिंग में है, आप उसको रीड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉट ने क्रॉल कर लिया। तो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ या कुछ और वी कैन से प्लेगरिज्म इश्यूज और ये सारी चीज़ें नहीं होगी। प्लेगरिज्म पे भी हम बात कर रहे होंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन में आएगा। तो नाउ हाउ डू यू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर गूगल? आप गूगल के लिए अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो?
सबसे पहली चीज़ है आपका कीवर्ड्स। दिस इज समथिंग जो आपकी एसईओ को एक नेक्स्ट लेवल या आप कह सकते हो एक बोनस प्रोवाइड करता है। कीवर्ड का मतलब ये है कि अगर आप एक कीवर्ड डेंसिटी पे ध्यान रखते हो, एक है आपके पास में कीवर्ड डेंसिटी, एक है आपके पास में कीवर्ड प्लानिंग, अब इन चीज़ों पे अपन बात करेंगे, और एक है आपके पास में कीवर्ड ट्रैकिंग। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए ये तीन चीज़ें आपको कीवर्ड्स में ध्यान रखनी होती है। और पीछे हम वापस देखेंगे गूगल के ट्रेंड्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि कैसे सर्च कंसोल्स काम कर रही है। ट्रैकिंग के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, और बिल्डिंग टारगेट ऑडियंस और स्वीपिंग, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो अब मैं बात करता हूँ कीवर्ड्स पर, व्हाट एग्जैक्टली कीवर्ड डेंसिटी इज। अगर आप एग्जाम्पल के लिए 1000 वर्ड का एक ब्लॉग पब्लिश करते हो, तो बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स में 1000 वर्ड्स के अंदर आपके 10% का कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कीवर्ड है ब्लॉकचेन, ठीक है, मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप छोटे कीवर्ड को ना ले, आप हमेशा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर फोकस करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स एम्बेडेड होती है। अगर उस वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आपके मैचिंग में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपके लिए एक ऑडियंस कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑडियंस आपके लिए एक व्यूअर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ब्लॉग 100% आपको एक रीच कन्वर्ट करके देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल लिया है कि ब्लॉकचेन के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो ब्लॉकचेन 1000 वर्ड्स में आप कम से कम भी 10% बार यूज़ करिए, ठीक है। आप कम से कम भी 100 बार ब्लॉकचेन को लिखिए। ऐसा फोर्सफुली नहीं लिखना है, बट यू हैव टू लुक फॉर इट कि कहाँ वो सेंटेंस में वो चीज़ आप सेट कर सकते हो, कहाँ उस सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्मेट में आप अपने व्यूवर्स को या प्रॉपर फॉर्मेट में आप अपने रीडर्स को वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है आपकी कीवर्ड डेंसिटी पर। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कीवर्ड प्लानिंग के बारे में, अगर मैं बात करूं तो कीवर्ड प्लानिंग का ये मतलब है कि फॉर एन एग्जांपल अभी ब्लॉकचेन अभी ऑलरेडी पब्लिश कर रखा होगा किसी ने, राइट, और उनके पास में ऑलरेडी एसईओ अच्छी खासी होगी, तो आपके लिए वो एक कंपटीशन रेज हो चुका है। अगर आप उस कंपटीशन को बीट करना चाहते हो तो आपको पहले एसईओ करना पड़ेगा, लेकिन एसईओ करने की शुरुआत होती है सबसे पहले अपनी खुद का कंटेंट लिखना और कीवर्ड प्लानिंग से। तो कीवर्ड प्लानिंग का यही मतलब है कि आप इनसे कुछ अलग लिखिए ब्लॉकचेन, और मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ कि ऑल यू नीड टू नो अबाउट ब्लॉकचेन। तो मैं अगर इस बारे में लिखता हूँ कि ऑल यू नीड टू नो अबाउट ब्लॉकचेन, ये कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में जो मेजर कीवर्ड है वो है ब्लॉकचेन, क्योंकि ऑल यू नीड टू नो, दिस इज नॉर्मल इंग्लिश, राइट, एक जनरल इंग्लिश है जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हो। तो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ आपको मैचिंग फॉर्मेट में या इंडेक्सिंग में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप लिखते हो कि हाउ टू यूज़ BFT इन ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ BFT इन ब्लॉकचेन, BFT का मतलब बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, ये चीज़ें आप कैसे ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपके पास में अब 2 कीवर्ड आ चुके हैं जो कि मेजर कीवर्ड में बात कर रहा हूँ। एक है आपके पास में ब्लॉकचेन, दूसरा है आपके पास में बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, या फिर BFT आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो तो वो दोनों चीज़ें आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो दिस इज़ कीवर्ड प्लानिंग। कीवर्ड प्लानिंग करने के लिए आपके पास में काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, जैसे आप ऊबर सजेस्ट यूज़ कर सकते हो, आप सैमस्कूप यूज़ कर सकते हो, आप सैमरश यूज़ कर सकते हो, आप एरफ्स यूज़ कर सकते हो फॉर कीवर्ड प्लानिंग। आप कीवर्ड को प्लान कर सकते हो कि इस तरीके से मेरे कीवर्ड को प्लेस करना है, ये मेरे मेजर कीवर्ड्स है, ये मेरे माइनर कीवर्ड्स है, मेजर कीवर्ड्स की इतने % डेंसिटी होनी चाहिए, माइनर कीवर्ड्स की इतने % डेंसिटी होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपनी कीवर्ड प्लानिंग और डेंसिटी को कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपको अपने कीवर्ड को ट्रैक करना है। वंस यू पब्लिश योर ब्लॉग योर वेबसाइट, तो पब्लिश करने के बाद में अगर आपने उस लिंक को आपके सर्च कंसोल पे, आपके गूगल सर्च कंसोल पे ऐड कर दिया है, इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई है, इसके बारे में हम फुल कोर्स लेके आएंगे, एक प्रैक्टिकल व्यू भी कराएंगे कि कैसे आप एक ब्लॉग को कंप्लीट करके गूगल सर्च कंसोल में एडिट कर सकते हो या गूगल सर्च कंसोल में आप सबमिट कर सकते हो इंडेक्सिंग के लिए। तो कीवर्ड ट्रैकिंग का मतलब है कि आपने उसको पब्लिश करने के बाद में आफ्टर 1 मंथ और वीकली बेसिस या मंथली बेसिस में आप उसको ट्रैक करोगे कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो ये ट्रैकिंग है। अगर आपको वो एक्सपेक्टेड रेशियो नहीं मिल रहा है तो आपको अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप अपने कीवर्ड की डेंसिटी को चेंज करके कर सकते हो और कीवर्ड की प्लानिंग को चेंज करके कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग। कंटेंट तो ऑलमोस्ट आपका हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि कंटेंट तो आप चेंज करोगे नहीं। प्लेगरिज्म आपको फोकस करना है कि 8% से कम होना चाहिए। प्लेगरिज्म का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्लेगरिज्म का मतलब होता है इफ़ ऑलरेडी वो कंटेंट जो आप लिखना चाहते हो वो ऑलरेडी इंटरनेट पे पब्लिश हो चुकी है, कोइंसिडेंटली पब्लिश हो सकती है, या आप अगर एक कॉपी पेस्टिंग या आप एक कॉपी राइटिंग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर आपके पास में 8% से नीचे प्लेगरिज्म है तो नो इश्यूज़, आप उसको पब्लिश कर सकते हो अपने गूगल पे या फिर अपने ब्लॉग में
इंडेक्सिंग के लिए आप सबमिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई पेनल्टी के ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ फोकस करनी है कि मेजरली आपके 8% से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार हमारे 8% रहते हैं ब्लॉग में प्लेगरिज्म, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि जनरली हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, दूसरी वेबसाइट भी यूज़ करती है, हम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश नॉर्मल जनरल इंग्लिश है। तो रिगार्डिंग दिस ये प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए आप duplicchecker.com को यूज़ कर सकते हो, आप प्लेगरिज्म चेकर यूज़ कर सकते हो, जस्ट टू चेक कि आपका कंटेंट ऑलरेडी कहीं पर पब्लिश्ड है तो नहीं, राइट। तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ती है आपके प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए। अगर आपका कंटेंट अगर 8% से अबव है तो आपके ऊपर लागू होती है IPR। IPR का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ये मतलब होता है कि ऑलरेडी अगर किसी पर्सन ने या किसी कंपनी ने वो ब्लॉग उस तरीके का कंटेंट विदाउट प्लेगरिज्म पब्लिश कर रखा है, आपसे पहले इंडेक्सिंग कर रखा है, तो उनके पास में उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उस पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए, उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। तो अगर आप उसमें से कुछ कॉपी राइटिंग करते हो या कोइंसिडेंटली आप उस चीज़ को अपने ब्लॉग में पब्लिश करते हो, तो वहाँ पर आप फेस करोगे आपके IPR इशूज़। आपको मे बी पेनल्टी मिल सकती है, आपकी वेबसाइट सस्पेंड हो सकती है, आपके ब्लॉग को आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर आपकी SEO की डिग्रेडेशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे आती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितनी बड़ी क्राइम करी है, क्योंकि दिस इज समथिंग क्राइम। इंटरनेट वर्ल्ड में IPR इज़ अ क्राइम कि आप किसी का कंटेंट वहाँ से कॉपी कर रहे हो और मे बी आप उसको थोड़ा सा चेंज करके आप पब्लिश कर रहे हो, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आपकी कीवर्ड ट्रैकिंग करते टाइम, कीवर्ड प्लानिंग करते टाइम, कंटेंट राइटिंग के टाइम, और कीवर्ड डेंसिटी तो ऑल्दो आपको मैंने बता दिया 1000 वर्ड्स अगर आप लिख रहे हो तो आपको 10% के ऑलमोस्ट लेकर चलनी है आपकी डेंसिटी को। नाउ वी नो कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी और ये सारी चीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि आपकी हेडिंग है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो आपके ब्लॉग की जान है। नाउ आप कंटेंट कैसे लिखोगे, तो दिस इज समथिंग जो सर्चर्स चाहते हैं आपसे या वो पढ़ना चाहते हैं। गूगल के पास में ऐसे काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको वो कंटेंट मिलेंगे जिस कंटेंट पे आप लिखना चाहते हो, राइट। तो बेसिकली अगर आप एक टॉपिक लेके चलते हो या आप एक कीवर्ड लेके चलते हो, उस कीवर्ड को आप ऑप्टिमाइज तो ऑलरेडी कर चुके हो अपनी डेंसिटी प्लानिंग और ट्रैकिंग के थ्रू, लेकिन ट्रैकिंग तो चलो फ्यूचर पर्पस है आपके ब्लॉग पब्लिश होने के बाद में। लेकिन आप जब कंटेंट लिखते हो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, उस ब्लॉग के अंदर आपने कुछ इस तरीके से लाइनें लिखी है और आप उस कंटेंट को ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं गूगल सर्च कंसोल पे, तो सर्च कंसोल उस चीज़ को ऑलरेडी क्रॉल कर चुका है। और अगर कोई व्यूअर या अगर कोई ऑडियंस इस चीज़ को रीड करती है और रीड करते टाइम उन्हें फील होता है कि दिस इज़ इस पार्ट में कुछ इस तरीके से लिखा गया है जो कि आपकी कीवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ब्लॉकचेन पे लिख रहे थे, जो कि हम ऑलरेडी लेके चल रहे थे अपने एग्जाम्पल पे, तो अगर आप एक ब्लॉकचेन पे लिख रहे हो और आपका ये जो एरिया है, ये जो आपका एरिया है, इस जहाँ पर आपने ये लिखा है, इस 4 या 5 लाइन में आपने ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ कंटेंट आपने प्रोवाइड कर रखा है, आपकी कीवर्ड डेंसिटी प्रॉपर है, आपने कुछ हाइपर लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, जिन पर हम काफ़ी ज़्यादा बात करेंगे अपने सेशंस पर। बैकलिंक्स के ऊपर पूरी एक अलग से एक वीडियो आएगी आपके पास में, जिसमें बैकलिंक्स, इंटरनल लिंक्स, हाइपर लिंक्स कैसे आप उसमें पब्लिश कर सकते हो, कैसे नेटवर्किंग कर सकते हो, कैसे गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग SEO के रिगार्डिंग मिलेंगी आपको। तो यहाँ आपको मिला कि ये चीज़ आपको गूगल पर डायरेक्ट कीवर्ड सर्च करते टाइम मिलेगा। जैसे आपने इस गूगल पे सर्च किया ब्लॉकचेन, ठीक है, ये आपने ब्लॉकचेन को सर्च किया, तो आपको इस लिंक के साथ में, मतलब इस ब्लॉग के आपके पास में एक लिंक मिलेगी, URL पे अपन बात करेंगे, तो इस लिंक के साथ में आपको ये कंटेंट भी शो किया जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग जो ऑलरेडी अभी वर्कआउट हो चुका है, गूगल इस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। तो अगर आप कोई कंटेंट लिखते हो तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसमें से 4 या 5 लाइन मैक्सिमम, जो आप कुछ एरिया आप डिफाइन कर लो। इस एरिया में आप लिख सकते हो कि 100 वर्ड्स के बाद में मुझे कुछ ऐसा कुछ लिखना है जिसमें आप अपनी कीवर्ड डेंसिटी, हाइपरलिंक्स और काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस्ड वे में लिख सकते हो, राइट। तो वो चीज़ आपको वहाँ पर पब्लिश करने में ईजी मिलेगी, आपको ऑडियंस एंगेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर आपको दिखेगी। जब आप ट्रैक करना शुरू करोगे अपने कीवर्ड्स को, तो वहाँ पर आप अपने ऑडियंस को एंगेज करना शुरू कर दोगे। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आप अपने सर्चर्स को या अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करना चाहते हो। अब आप कंटेंट लिखना चाहते हो, तो कंटेंट में मैं आपको बता दूं कि आपके कंटेंट में प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बोल्ड होना चाहिए, प्रॉपर इटैलिक होना चाहिए, प्रॉपर इंटरनल लिंक्स होनी चाहिए, प्रॉपर हाइपर लिंक्स होनी चाहिए। कंटेंट राइटिंग पर पूरा हम एक अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, ये जस्ट एक बेसिक कोर्स ऑफ SEO है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। बॉटम लाइन कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो, कंक्लूड कैसे कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को, शुरुआत कैसे करोगे, शुरुआत के अंदर आपके टॉप 50 वर्ड्स के अंदर आप अपनी कीवर्ड्स को कैसे एंगेज करोगे। फोर्सफुली अपने कीवर्ड्स को वहाँ एंगेज नहीं करना है। फोर्सफुली का मतलब ये है कि आप अगर आप
कुछ एक सेंटेंस लिखते हो, उस सेंटेंस के बाद में आपने डायरेक्टली उस कीवर्ड को पेस्ट नहीं करना है, राइट। आपको उस कीवर्ड को यूज़ कर कर एक सेंटेंस बनाना है, देन आपको फुल स्टॉप लगाना है, ताकि वो जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो कीवर्ड प्लस आपका एक मीनिंगफुल डेटा निकल के आए। तो डेटा के ऊपर आपको काम करना है। फैक्ट्स और फिगर्स आप जितना ज़्यादा अपग्रेड करोगे, फैक्ट्स और फिगर्स जितना ज़्यादा आप उस पर रिसर्च करोगे, उन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप अपने कंटेंट पर लेकर आओगे, ये सारी चीज़ें आपको एसईओ में हेल्प करती है। क्योंकि आप एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट अगर आपको एक सिंगल लाइन में बताना चाहूँ तो आप जितना ज़्यादा वैल्यू ऐड करोगे, कंटेंट वैल्यू ऐड करोगे, वैल्यू क्रिएशन करोगे किसी यूज़र के माइंडसेट पर या किसी ऑडियंस के माइंडसेट पर रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स जिसमें आप लिखना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको एसईओ में हेल्प करती है। आप वैल्यू आप कैसे क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप एक नॉर्मल ब्लॉग लिखना चाहते हो, आप एक कॉपी राइटिंग पब्लिश यूज़ कर सकते हो, किसी की ब्लॉग को पढ़ सकते हो, उसको अपने तरीके से लिख सकते हो, प्लेगरिज्म को 8% से कम कर सकते हो और आप उसे पब्लिश कर सकते हो अपने ब्लॉग के थ्रू। लेकिन आप ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हो, आप उस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हो, ऑथराइजेशन रखते हो, आप एक ट्रस्ट गेन करना चाहते हो गूगल के साथ में, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। तो गूगल की ऐसी, मैंने जैसा आपको बताया, गूगल की ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पर यूज़र्स, एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट है गूगल की, मैं उसके बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा अपन डीपली उस पर बात करेंगे। गूगल की एक वेबसाइट है जहाँ पर वो सभी लिंक्स, वो सभी कीवर्ड्स अवेलेबल है जिनकी आंसर सभी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो आप उस वेबसाइट पर जा सकते हो, वेबसाइट पर जाकर आप ये चीज़ सर्च कर सकते हो कि ऐसी कौन सी कीवर्ड्स है जिस पर अब ब्लॉग यूज़र्स तो लेना चाहते हैं या यूज़र्स उसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इंटरनेट पर वो अवेलेबल नहीं है प्रॉपर फॉर्मेट पे। अगर आपके पास में उसकी एक्सपर्टीज़ है, अगर आप उस चीज़ पे लिख सकते हो, तो आप उस कंटेंट को लिख के पब्लिश करो, तो वो पूरा कीवर्ड आपके लिए हेल्प करेगा और आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इस कीवर्ड के साथ में, राइट। तो आप अपने ब्लॉग्स में, क्वेरा में, यहाँ पर जाके अपनी इस लिंक को पब्लिश कर सकते हो, वहाँ से आपको एक ऑडियंस एंगेजमेंट और एक रीच मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये तो आगे आपका कंटेंट कैसे आप उसमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, आप कैसे उस कंटेंट के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, पिलर कंटेंट क्या होता है, इन सभी पे अपन काफ़ी डीपली बात करेंगे। पिलर कंटेंट कितने टाइम के बाद में आप पब्लिश करोगे, मंथली कितने ब्लॉग्स आपको पब्लिश करने हैं, ये सारी चीज़ें एसईओ के ऊपर आती है। क्योंकि नॉर्मली जब आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हो, आप अपनी डोमेन रेटिंग, अपनी यूआरएल रेटिंग और स्पैम स्कोर को सेट करके आप हटा सकते हो, क्योंकि आपके पास में अगर एक इंडेक्स और एक रैंकिंग आ चुकी है, देन इट्स ऑलरेडी वर्थ इट कि हाँ आपकी एक रैंकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब एक एग्जांपल के लिए अगर आपके पास में एक कीवर्ड है, आप एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, XYZ आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और आपकी कोई कंपनी है, आप कोई कंपनी ले लो, फॉर एन एग्जांपल चलो google.com अगर हमने बात कर ली, तो नो वन इज़ गोइंग टू सर्च फॉर google.com, क्योंकि जिन्हें वो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है, XYZ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ वो सर्च करेंगे अपने सर्च बार पर। तो सर्च बार पर जब आप वो चीज़ सर्च करेंगे, तो ये आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट है, ये चीज़ शो होने से पहले आपकी ब्लॉग वहाँ पर शो करनी चाहिए। दिस इज समथिंग कीवर्ड प्लानिंग एंड कीवर्ड ट्रैकिंग, ठीक है। तो आपको इस XY, ये है आपका मेजर कीवर्ड। ये तो चलो आपकी होगी वेबसाइट, कंपनी या जो भी आप रिक्वायरमेंट, आप अपना जो प्राइमरी डोमेन है उसके रिगार्डिंग आप अपनी ब्रांडिंग, अपनी डिजिटल मार्केटिंग जिसके नाम पर कर रहे हो, ये चीज़, ठीक है। तो ये आगे आपके पास में कंटेंट मार्केटिंग कैसे आप करोगे, कंटेंट को कैसे बिल्ड करोगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। गेट क्लिक्स विथ कंपेलिंग टाइटल, टाइटल पर आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना है। टाइटल का मतलब है कि आपको एक सर्च इंटेंट बनाना है। इंटेंट इन द सेंस ये है कि जो आपको इंजन में प्रॉपरली डिस्क्राइब करे, कि आप उस इंटेंट को पढ़ के ये चीज़ समझ पाओ कि आप ब्लॉग में लिखना क्या चाहते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज़ करनी है आपके ब्लॉग्स के अंदर, क्योंकि जो ब्लॉग पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल ब्लॉग पढ़ना शुरू करेंगे, वो एक इजी गोइंग ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं, या आप ऐसा समझ सकते हो वो डेटा के ऊपर जाना चाहते हैं रेदर देन वोकेबलरी, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आप इस पर क्लिक बेट को हटा सकते हो। क्लिक बेट इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा अगर आप कुछ क्लिक्स यूज़ कर रहे हो, CTS यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें हटा सकते हो, ठीक है। तो कीवर्ड्स को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करिए, ठीक है। अब आया बात क्लिक मी का। क्लिक मी का मतलब है CTA। CTA का मतलब है कॉल टू एक्शन, ओके। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का ये मतलब है कि अगर आप एक वेबसाइट लिखते हो, वेबसाइट बनाते हो, या वेबसाइट के अंदर आप एक ब्लॉग पब्लिश करते हो, ब्लॉग पब्लिश करने के बाद में आप उसमें एक छोटा सा बटन प्रोवाइड करिए। आप अपनी ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि डेटा इज़ गोल्ड, आपको डेटा कैप्चर करना है। अगर कोई एक ऑडियंस आपके वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो उन ऑडियंस के रिगार्डिंग आपके पास में जितना डेटा अवेलेबल होगा, आपको आपका फीडबैक मिलेगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग या इस पर्टिकुलर कंटेंट पर कितने ज़्यादा ऑडियंस आपके साथ में एंगेज होना चाहते हैं, ओके। तो ये आपको CTA हेल्प करने में, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी
डेटा को माइन करने में, प्लस ये चीज़ आपको सपोर्ट कर सकती है एक CTA लगाकर, राइट। तो CTA लगाने के लिए आप जस्ट एक नॉर्मल बटन लगा सकते हो, वहाँ पर आप कह सकते हो कि गिव मी सम फीडबैक, या आप कह सकते हो कि आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करिए, या आप कह सकते हो कि समथिंग लाइक कि आप नेक्स्ट ब्लॉग पे जाइए, नेक्स्ट ब्लॉग में जाने से पहले आप एक फॉर्म फिलअप कराइए उनसे, जिसमें आप अपना उनका नाम, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, वॉटेवर आप जिस भी तरीके से मार्केटिंग करते हो, आप व्हाट्सअप मार्केटिंग पे जाना चाहते हो तो फ़ोन नंबर, आप ईमेल मार्केटिंग पे जाना चाहते हो तो ईमेल, चलो नाम तो आपको डिफ़ॉल्ट बेसिस पे लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आ गई आपको क्लिक्स लगाने के लिए, जिसे हम CTA कहना चाहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो गूगल काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट नहीं करती है, काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट इन द सेंस इसे इलीगल एक्टिविटी नहीं माना चाहता है। मार्केटिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग, इन सभी के लिए जो डाटा कलेक्ट होता है वो इसी फॉर्मेट पे होता है। तो ये आ गया आपके पास में CTA और कंपेलिंग टाइटल और क्लिक्स कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने ऑडियंस के लिए, एक डाटा के लिए। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये आपने एक ब्लॉग लिखा, इस ब्लॉग में आपने यहाँ तक कंटेंट लिखा, यहाँ पर आपने एक बीच में एक फॉर्म बता दिया कि फीडबैक लिख दिया, चलो ठीक है, आप फीडबैक लिखिए आपका कि आपने इस ब्लॉग को पढ़कर क्या क्या पढ़ा, या आपको क्या कोई वैल्यू क्रिएशन हुआ, या आपको सजेशन, आप इसमें एक सजेशन बॉक्स सेटअप कर सकते हो। सजेशन इन द सेंस आपको अगला ब्लॉग किस पर चाहिए, तो ये सजेशन के रिगार्डिंग आपने एक बॉक्स यहाँ पर सेटअप कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर बॉक्स में, इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो वो एक फॉर्म फिलअप करने के लिए पूछेगा। फॉर्म के अंदर आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है, नेम, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, ये चीज़ कैप्चर कर सकते हो। कैप्चर करने के थ्रू, और कैप्चर जैसे ही करेंगे वो उसके बाद में एक सब्जेक्ट या मैसेज लिख सकते हैं कि रिगार्डिंग द फीडबैक और रिगार्डिंग द सजेशन वॉट एवर ही और शी इज़ हैविंग। तो इस तरीके से आप अपने फीडबैक और सजेशन को कैप्चर कर सकते हो। फीडबैक और सजेशन तो आपको मिलेगा, प्लस आपको ये चीज़ मिलेगी, दिस इज़ गोल्ड, राइट। तो ये डेटा आपके लिए गोल्ड बनेगा। आप इन्हें बार बार अपने ब्लॉग्स को जब भी आप पब्लिश करते हो तो यू कैन जस्ट सेंड आउट अ ईमेल, यू कैन जस्ट शूट अ ईमेल अपने ईमेल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, एंड यू आर एबल टू कनेक्ट देम डायरेक्टली, है ना। आप डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग योर लेटेस्ट पब्लिश्ड ब्लॉग्स और ये सभी चीज़ों के रिगार्डिंग। तो दिस इज़ समथिंग जो कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं CTA को, और वापस यहाँ से आप अपने ब्लॉग को शुरुआत कर सकते हो या रेज्यूम कर सकते हो, राइट। तो ये CTA है। नाउ कीप URLs शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव। अब हम URL पे बात करेंगे। URL का मतलब होता है, ये मैं लिख देता हूँ, चलो, URL का मतलब होता है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन। ओके, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन का ये मतलब होता है। चलिए इस URL का अपन एक एग्जांपल लेते हैं, https:// आपने लिखा एक xyz.com/abcd/123, ठीक है। ये आपने ऐसा कुछ इस तरीके से एक URL बनाया है, ठीक है। इस URL पे जो HTTPS है, ये तो चलो आपको एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डीपली बात कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट सेशंस के अंदर। फिर आपके पास में कॉलन आ गया, डबल स्लैश आ गया, जो कि एक सिंटेक्स है। xyz.com जो है ये एक प्रॉपर एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के अंदर .com जो है ये आ गया आपके पास में डोमेन, ये .com आ गया आपके पास में एक एक्सटेंशन, ये है आपके पास में प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास में ये पूरा सेक्शन जो प्राइमरी डोमेन के बाद में आता है, इसे हम कहते हैं स्लग। ओके, तो स्लग में आ गया आपके पास में ये मेन स्लग, जो कि हम बोलते हैं मेजर स्लग, और ये आ गया आपके पास में माइनर स्लग, ठीक है, जो कि हम 1 2 3 की बात कर रहे हैं। तो ये कैटेगरीज में भी काफ़ी बार यूज़ होता है। ये जो ABCD है ये में भी कैटेगरी होता है, और 1 2 3 इस कैटेगरी के ऊपर लिखा गया ब्लॉग हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी URL को पब्लिश करते हो अपने सर्च कंसोल पे, या पब्लिश आप अगर किसी वेबसाइट पे भी करना चाहते हो तो इसी तरीके से वो पब्लिश होगा। इसके आगे अगर प्राइमरी डोमेन के आगे डॉट लगा के अगर आप कुछ लिखना चाहते हो या कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ होगा तो वो सब डोमेन बन गया होगा। डोमेन के अंदर आप एक प्राइमरी डोमेन के अंदर एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो अपने सर्वर को यूज़ करके, तो वो सब डोमेन्स पे भी आप काफ़ी बार ब्लॉग्स को पब्लिश करते हो। तो दिस इज समथिंग जो कि URL शॉर्ट करने में काम आता है, URL के इंटेंट को यूज़ करने में काम आता है, सर्च इंजन में सबमिट करने में काम आता है। तो एक एग्जांपल अभी हमने अभी पीछे जो हमने HTTPS के रिगार्डिंग लिया, दिस इज समथिंग और एग्जांपल है जो कि एक HTTPS हमने यहाँ पे सेटअप किया, www. जो कि एक प्रोटोकॉल है वर्ल्ड वाइड वेब। देन livinnovate.com जो कि हमारा प्राइमरी डोमेन है। .com आपके पास में एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन काफ़ी टाइप के आपके पास में अवेलेबल होती है, .com, .in, .online, .info, .me, .portfolio, काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है।
देन स्टार्टअप इंक्यूबेशन मैंने यहाँ पर लिखा स्लैश के बाद में दिस इज स्लग, जो कि मेजर स्लग है, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्ट एंड स्वीट URL है। इस तरीके के शॉर्ट एंड स्वीट URL आपको यूज़ करने हैं आपके ब्लॉग्स के लिए। एक एग्जांपल के लिए, काफ़ी बार जब आप इस URL को शेयर करते हो थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू लिंक्डइन, तो काफ़ी पर्सन्स URL को पढ़ के ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या होगा। तो इस URL को पढ़ के आई एम एबल टू नो कि लिविनोवेट नाम की जो प्राइमरी डोमेन है, इसके अंदर स्टार्टअप इंक्यूबेशन के रिगार्डिंग कुछ लिखा गया है, या इसके रिगार्डिंग कुछ इवेंट है, या इसके रिगार्डिंग कोई कंटेंट है। ओके, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है वहाँ पर। आप वहाँ पर पोस्ट 1 2 3 ऐसा कुछ लिख के पब्लिश ना करें, नहीं तो जो ऑडियंस एंगेजमेंट है, जो ऑडियंस को जो डिस्प्ले आप करना चाहते हो, वो एक प्रॉपर मैनर पे नहीं जाता है। ये प्रॉपर मैनर को पब्लिश करने के लिए आप URL को शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, और पब्लिश करते टाइम इस चीज़ को याद रखिए कि वो एक इंटेंट को डिस्प्ले कर रहा हो। जो भी आप लिखना चाहते हो, जो कंटेंट आप लिखना चाहते हो, उस इंटेंट को वो डिस्प्ले कर रहा हो। ओके, तो ये चीज़ें आ गई आपके पास में URLs के रिगार्डिंग। देन वी आर एबल टू नो ऑप्टिमाइज यूर इमेजेस। ऑप्टिमाइज यूर इमेजेस का मतलब है, काफ़ी बार जब अपनी आप वेबसाइट्स बनाते हो, आप हाई रिजोल्यूशन इमेजेस जो कि PNG है, इन तरीके की इमेजेस को आप वहाँ पर पब्लिश करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखे या अट्रैक्टिव दिखे। तो इन PNGs को ना यूज़ करें, आप PNG को कन्वर्ट करिए JPEG में या JPEG में, जो कि होती है कि लो रिजोल्यूशन, जो कि आप ऐसा कह सकते हो कि इमेजेस की साइज़ छोटी हो सकती है। हाँ, कहीं ना कहीं वो रिजोल्यूशन भी कम हो रही है, लेकिन एक नॉर्मल डिस्प्ले में उसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा आपको कम नहीं दिखेगी, ब्लर नहीं हो रही होगी। जब आप उसको जूम करके देखोगे तो मे बी पिक्सल्स वहाँ पर आपको थोड़े से इश्यूज़ वहाँ पे दिखेंगे, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप JPG या JPEG यूज़ करें, ताकि आपकी लोडिंग स्पीड में इशू ना आए। लोडिंग स्पीड का ये मतलब है कि अगर आपके पास में एक वेबसाइट है, एक ब्लॉग आपने पब्लिश किया है, आप उसे पब्लिश करना चाहते हो, या फिर आपने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, आप उसे किसी पर्सन को शेयर करते हो, और अगर वो पर्सन उस चीज़ पे क्लिक करता, आपने एक ऐड रन किया, कि एक मार्केटिंग कैंपेन रन करी, उस मार्केटिंग कैंपेन पे किसी पर्सन ने उस ऐड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होते हैं। रीडायरेक्शन के बाद में इफ़ समवन इज फेसिंग लोडिंग इशू, तो वो बाउंस रेट आपकी बढ़ जाएगी। बाउंस रेट इज समथिंग कि लोडिंग के टाइम पर यूज़र्स वापस बैक कर गए, उसे बाउंस रेट कहा जाता है। तो बाउंस रेट की सारी डिटेल्स आपको गूगल एनालिटिक्स पे मिलती है कि आपकी कितनी % बाउंस रेट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इमेजेस के थ्रू मिलेगी। आपकी लोडिंग स्पीड कम हो जाएगी। लोडिंग स्पीड का कम होने का मतलब है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि आपकी वेबसाइट जल्दी खुलेगी। जितनी जल्दी आपकी वेबसाइट खुलेगी, उतनी जल्दी आपका कंटेंट रिप्रेजेंट होगा। कंटेंट जितनी जल्दी आपका रिप्रेजेंट होगा, उतनी जल्दी ऑडियंस आपके साथ में एंगेज होना शुरू हो जाएंगे। तो इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन इज ऑलवेज अ बेटर टेक्निक फॉर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गूगल भी ये चीज़ रेकमेंड करता है कि आप इमेजेस को लो रेजोल्यूशन में रखिए, ताकि आपके सर्वर लोड भी ज़्यादा ना रहे, आपका लोडिंग स्पीड भी प्रॉपर रहे, और यूज़र्स को जो कंटेंट चाहिए वो भी प्रॉपर मैनर पे आपको प्रोवाइड कर सके। फाइल नेम हमेशा आप प्रॉपरली प्रोवाइड करिए। फाइल नेम इन द सेंस, जब भी आप इमेज को आप अपने ब्लॉग में पब्लिश करते हो, वेबसाइट पर पब्लिश करते हो, तो इमेजेस के पीछे आपको आप इमेजेस का टाइटल, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये 2 चीज़ें। तो आप इमेजेस जब भी पब्लिश करते हो, तो मैंने जैसा आपको बताया, इमेजेस के साथ में एक टाइटल और एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमेशा एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रहता है, या आप ऐसा कह सकते हो कि ऑप्शनल पैरामीटर है। आप डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होता ज़रूर है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, वो ऑप्शनल होता है, लेकिन आप भरना चाहो तो भर सकते हो। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि अगर टाइटल ऑलरेडी कहीं पर अवेलेबल है, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के थ्रू भी वो, सो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आपने अभी टाइटल, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कैप्शन और ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड कर ली। ये चीज़ें इसलिए प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी मैं बात करूँगा कि आप ब्लॉकचेन पे लिख रहे थे, अभी तक अभी ब्लॉकचेन के ऊपर अपन एग्जांपल लेके चल रहे थे। तो ब्लॉकचेन पर अगर आपने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है, ये आपने ब्लॉकचेन पर लिखा है, और अगर ये ब्लॉकचेन आप सर्च करते हो कहाँ, गूगल सर्च कंसोल पे, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल इन द सेंस गूगल सर्च इंजन पे आप सर्च करते हो, तो गूगल सर्च इंजन पे जब आप सर्च करोगे तो आपको एक बार मिलता है, ठीक है। बार में आपको ये चीज़ दिखेगी, यहाँ पर एक ऑल का सेक्शन आता है, यहाँ इमेजेस का सेक्शन आता है, यहाँ वीडियोस का सेक्शन आता है, यहाँ में भी मैप्स का सेक्शन हो सकता है, और XYZ वहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, बुक्स के रिगार्डिंग भी रहता है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती है, न्यूज़ होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल होती है। तो जब आप
ऑल पे जाओगे, ऑल पे तो आपको मिलेगा आपकी वेबसाइट की लिंक और ब्लॉग की लिंक या जो भी आपने पब्लिश किया सर्च कंसोल पे, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर कोई इमेजेस पे क्लिक करता है तो इमेजेस पे आपको जो डेटा मिलेगा वो मिलेगा आपको टाइटल और अल्टरनेटिव टेक्स्ट के थ्रू। अगर आपने अपने टाइटल और अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे ब्लॉकचेन या आपने आपके इंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रोवाइड कर रखा है, कोई भी डिटेल आपने डाल रखी है, तो तब जाकर आपकी इमेजेस पर वो ब्लॉग के सारे डिटेल्स यहाँ पर पब्लिश हो जाएंगे। तो अगर कोई इमेजेस पे भी क्लिक करता है तो वो भी डायरेक्टली आपके कहाँ कन्वर्ट होंगे, ब्लॉग पर। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हो कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एसईओ आफ्टर बैकलिंक और आफ्टर एसईओ डोमेन रेटिंग और आफ्टर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द वेबसाइट। सो यहाँ हमने बात कर ली, ऑप्टिमाइजेशन की बात करी। सबसे पहले हमने पीएनजी के बारे में जेपीजी पे अपन लेके आ चुके हैं। जेपीजी के थ्रू आपने एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज़ करा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस लोडिंग स्पीड आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है, लोडिंग स्पीड आपकी कम हो चुकी है, बाउंस रेट आपकी कम हो चुकी है। बाउंस रेट कम होने की वजह से आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ चुकी है। ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ने के कारण आपकी इमेजेस और सारी चीज़ें बेटर फॉर्मेट पे खुलने लग गई है। मे बी थोड़ी रिजोल्यूशन आपकी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं दे आर टोटली डेडिकेटेड फॉर द कंटेंट रेदर देन द इमेजेस। अगर उन्हें इमेजेस चाहिए तो वो इमेजेस के रिगार्डिंग जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शंस आपकी प्रोवाइड करनी है, कैप्शंस आपको प्रोवाइड करना है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना है, गूगल को अपने बारे में क्लू देना, आपने जो इंटेंट लिखा उसके रिगार्डिंग आपको क्लूज़ देना है। अब ये जो क्लूज़ है वो आप अपने इमेजेस के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। इमेजेस में अल्टरनेटिव टेक्स्ट और कैप्शन और जिस बारे में हमने बात कर ली वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। फाइल नेम आप हमेशा प्रॉपर रखिए। फाइल नेम हमने जैसे आपने बात करी कि आप जो भी नाम अपना इंटेंट पे लेना चाह रहे हो उस इंटेंट के रिगार्डिंग आप अपना फाइल नेम रखिए। तो ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इमेजेस है जो कि एसईओ में एक मेजर रोल प्ले करता है। फाइन, यहाँ सो नाउ वी आर गोइंग फॉर आपके कंटेंट को आप इजी टू रीड कैसे लेके जा सकते हो। इफ़ यू आर हैविंग योर ऑडियंस और ऑडियंस आप फॉर एन एग्जांपल आप अगर एक वोकेबलरी की वेबसाइट चला रहे हो, वोकेबलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, तो आपको मे बी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी पे जाना पड़ेगा। लेकिन वी रेकमेंड यू कि आप हमेशा इजी टू रीड टाइप ब्लॉग्स लिखिए। आप एक नॉर्मल ब्लॉग लिखिए, एक जनरल इंग्लिश को यूज़ करिए। अगर आप कोई वोकेबलरी यूज़ भी कर रहे हो तो आप वहाँ पर आपकी ग्लॉसरी दे सकते हो। ठीक है, ग्लॉसरी आप बॉटम पे दे सकते हो। आप अपने कंटेंट को प्रोवाइड करते टाइम जहाँ पर भी आपने उस कॉम्प्लेक्स वर्ड को यूज़ किया वहाँ पर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। उस कंटेंट के नीचे, उस पर्टिकुलर वर्ड के नीचे आप अपनी ग्लॉसरी को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। आपको H1 कैटेगरी, H2 कैटेगरी, H3 कैटेगरी और H4 कैटेगरी, H6 कैटेगरी तक आपके पास में अवेलेबल होता है। हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आप लिखते टाइम यूज़ करोगे। एसईओ कंटेंट राइटिंग कैसे करोगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कंटेंट राइटिंग पर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी। किस तरीके से आप एक डेडिकेटेड कंटेंट राइट कर सकते हो, कंटेंट को आप लिख सकते हो, कंटेंट को आप सर्च कंसोल पे पब्लिश कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अपन एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आप इस तरीके के कंटेंट को लिखना शुरू करोगे और उस कंटेंट को पब्लिश करने तक की सारी चीज़ें अपन उसमें देखेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि आप कैसे उस चीज़ को लिखोगे, कैसे वो चीज़ डाइजेस्ट होगी किसी भी पर्टिकुलर यूज़र या ऑडियंस के लिए, कैसे आप अपने इमेजेस को टैग्स दोगे, कैसे आप अपने एक्सपीरियंस को बेटर करोगे, यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र इंटरफेस को कैसे बेटर करोगे, कहाँ पर आपको बोल्ड यूज़ करना है, कहाँ आपको इटैलिक यूज़ करना है, कहाँ आपको जो फॉर्मेट्स है, हेडिंग्स आ गई आपके पास में, पैराग्राफ आ गया, एक नॉर्मल टैग्स आ गया, यहाँ पर आपके पास में सोर्स स्क्रिप्ट्स आ गए। अगर आप एक नॉर्मल टेक्निकल ब्लॉगिंग वेबसाइट चलाते हो तो वहाँ पर आपको सोर्स कोड्स हो सकता है या फिर कोड्स हो सकता है, वो आपको पब्लिश करने पड़ेंगे। जहाँ पर आपके पास में कॉपी का सेक्शन होना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे पब्लिश करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एसईओ पे ध्यान रखनी होती है। हेडिंग्स आपको हमेशा प्रॉपर रखनी है। जहाँ आपके पास में मेजर हेडिंग्स है, मेजर हेडिंग्स को आपको H1 H2 इनमें लेके चलना है। जो माइनर हेडिंग्स है, जो सब हेडिंग्स है, वो आप H3 या H4 पे लेके चल सकते हो। पैराग्राफ्स पे आपको फोकस करना है कि पैराग्राफ आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है। सब हेडिंग्स के बाद में आपको पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है, जब आप कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद में आप अपने टैग्स को लेके चल सकते हो, ठीक है, यहाँ आप अपने टैग्स को प्रोवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप अपना फोकस करोगे यहाँ पर अपने स्पैम स्कोर को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, स्पैम स्कोर कैसे रिड्यूस होगा, यहाँ पर आप कैसे सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हो। ईजी टू रीड होना चाहिए बेसिक फॉर्मेट में। तो वैल्यू क्रिएशन आपके पास में तब जाके बनेगी इफ़ यू आर हैविंग प्रॉपर एंड ईजी टू रीड कंटेंट, जहाँ यूज़र्स उसे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। अगर आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर वे में हो चुकी है, आपकी ब्लॉग की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर वे में हो चुकी है, तो यूज़र आपकी वेबसाइट तक आ चुका है। नाउ इट्स योर टर्न कि आप उसे कैसे अट्रैक्टिव बनाओगे, कैसे आप अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हो कि यूज़र उनके साथ में अट्रैक्टेड रहे, राइट। तो ये है आपके पास में कंटेंट राइटिंग के फॉर्मूलाज। कंटेंट राइटिंग पर अपन एक डेडिकेटेड पोस्ट लेकर आएंगे कि किस तरीके से आप शुरुआत के 50 वर्ड्स पे जब आप ब्लॉग शुरू करते हो
तो शुरुआत के 50 वर्ड्स में आप अपना कंटेंट के बीच में आप अपनी कीवर्ड डेंसिटी को कैसे रेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको कीवर्ड पेस्ट करना पड़ेगा। कीवर्ड इस तरीके से लिखना है कि आपको फोर्सफुली नहीं रिप्रेजेंट करना है, सेंटेंस में बनना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल डेटा वहाँ से रिप्रेजेंट होना चाहिए, यूजर्स को वहाँ पर अट्रैक्ट होना पड़ेगा। आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा कंटेंट आना चाहिए जहाँ पर आप फैक्ट और फिगर पे बात करोगे, उसके बारे में आप चार्ट्स, वहाँ पे पाई चार्ट्स हो सकता है, हिस्टोग्राम्स हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। तो सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, गेटिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स और वी कैन से रेलेवेंट बैकलिंक्स। तो बिफोर गोइंग फॉर बैकलिंक्स लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली बैकलिंक इज। बैकलिंक इज समथिंग जहाँ फॉर एन एग्जाम्पल आप एक मॉल में जाते हो, ठीक है, ये मेरे पास में एक मॉल है, मॉल में आपके पास में सबसे पहले एक फूड कोर्ट है, फूड कॉर्नर है जहाँ पर आप अपने स्नैक्स वगैरह गेन कर रहे हो। उसके बाद में ये मैंने लिखा फूड कोर्ट, उसके बाद में आपके पास में एक शूज़ की शॉप आ गई, फिर आपके पास में एक गेमिंग जोन आ गया। तो आप वहाँ मॉल पे जा रहे हो, बेसिकली आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदना जा रहे हो, आप एक मोबाइल फ़ोन परचेज करने जा रहे हो। तो मोबाइल फ़ोन के रिगार्डिंग आप उस मॉल में एंटर होते हो, लेकिन आप फूड कोर्ट में सबसे पहले जाते हो। फूड कोर्ट में आप अपने स्नैक्स वगैरह परचेज करते हो, उसके बाद में आप उनसे पूछते हो कि रिकमेंडेशन दीजिए कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कौन बेटर क्वालिटी में और बेस्ट प्राइस में बेचते हैं। फाइन, तो यहाँ पर आपके पास में दो तरीके के मोबाइल फ़ोन्स शॉप्स अवेलेबल है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फूड शॉप कॉर्नर रेकमेंड करते हैं कि सेकंड वन इज़ बेटर, ठीक है। अब आप शूज़ की शॉप पे जाते हो, आपने शूज़ परचेज़ किए, शूज़ में आप शूज़ जो भी ओनर है उनके साथ में आप एक रिकमेंडेशन सर्वे करते हो कि यहाँ पर मोबाइल शॉप्स कौन सी बेटर फॉर्मेट पे है, वो भी आपको सेकंड शॉप रेकमेंड करते हैं। फिर आप गेमिंग जोन पे जाते हैं, वहाँ पर भी वो आपको रेकमेंड करते हैं कि सेकंड शॉप पर आप विजिट करिए। तो इनका जो रेकमेंडेशन था, इसे इंटरनेट वर्ल्ड में या वेबसाइट के वर्ल्ड में बैकलिंक्स कहा जाता है। तो रेकमेंडेशन आपको बैकलिंक्स के थ्रू मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए आपने एक वेबसाइट में ब्लॉग पब्लिश किया, उसके साथ में आपको एक URL मिला, एक ये URL आपको मिल गया। इस URL को क्या करेंगे हम, दूसरी वेबसाइट्स के साथ में एक इकोसिस्टम बनाएंगे। ये मैंने 3 वेबसाइट ले ली, इन 3 वेबसाइट्स के साथ में आप वहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, उस वर्ड के साथ में आप अपनी हाइपरलिंक को कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने डेडिकेटेडली लिखा था ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, आपने डेडिकेटेडली लिखा था किस पे, ब्लॉकचेन के ऊपर। और इफ समवन इज गोइंग फॉर कि हाँ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो अगर ये एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कीवर्ड आएगा ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन अगर वो लिखा गया है तो उस कंटेंट पर, उस पर्टिकुलर वर्ड पर आपको एक रीडायरेक्शन URL मिल सकता है जो कि आपके लिए एक बैकलिंक की तरह रिकमेंडेशन कर रहा है। तो अगर कोई इस वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, XYZ फर्स्ट वेबसाइट है, या आपके पास में सेकंड वेबसाइट है, या आपके पास में थर्ड वेबसाइट है, फर्स्ट वेबसाइट पे ब्लॉकचेन आपको रेकमेंड कर रहा है कि हाँ ठीक है इस URL पे जाके आप पढ़िए, सेकंड वन भी आपको रेकमेंड कर रहा है इस URL पे जाके पढ़िए, और थर्ड URL भी आपको रेकमेंड कर रहा है कि इस पर्टिकुलर URL पे जाके पढ़िए। तो ये जो रिकमेंडेशन आपको सिस्टम मिला, दिस इज बैकलिंक। बैकलिंक्स भी काफ़ी टाइप की होती है, डू फॉलो बैकलिंक होती है, नो फॉलो बैकलिंक्स होती है, इंटरनल लिंक्स कैसे आप लगा सकते हो, एक्सटर्नल लिंक्स कैसे लगा सकते हो, लिंक्स को किस तरीके से पब्लिश करते हो, लिंक्स में आप कैसे ये सॉर्टिंग करोगे कि किन लिंक्स को आपको पब्लिश करना है, किन लिंक्स को आपको पब्लिश नहीं करना है, गेस्ट पोस्ट सबमिशन क्या होता है, कमेंट लिंक्स क्या होता है, नो फॉलो लिंक्स कैसे यूज़ कर सकते हो, नो लव बैकलिंक कैसे बना सकते हो। ये सारी चीज़ों अपन बैकलिंक्स वाले जो सेक्शन है, बैकलिंक्स का जो लेक्चर होगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस इकोसिस्टम को डेवलप किया जाता है, कैसे आप इनऑर्गेनिक वे में और ऑर्गेनिक वे में बैकलिंक्स बना सकते हो। बैकलिंक्स आपको हेल्प कर सकती है आपकी डोमेन रेटिंग को पुश करने में। मतलब अगर आप कंटेंट पे फोकस ना करते हो, आप अपने यूज़र वैल्यू पे फोकस नहीं करते हो, तो ये सभी चीज़ें आपको ऑडियंस एंगेजमेंट और रीच में शायद कहीं ना कहीं आपको एक ड्रॉबैक आपको वहाँ दिखेगा। लेकिन अगर आप फोकस कर रहे हो टोटली डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी या URL रेटिंग, ओके, ये मैंने DA लिखा, ये DR लिखा, DR का मतलब डोमेन रेटिंग और DA का मतलब है डोमेन अथॉरिटी। तो ये दोनों चीज़ें आपको डायरेक्टली बैकलिंक्स के साथ में मिल जाएगी। अगर आपके कोई बैकलिंक्स जो ऑलरेडी डोमेन रेटिंग जो एट्रीब्यूट्स अच्छे एट्रीब्यूट्स ओन कर रहे हैं, वो अगर आपको रेकमेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में एक प्रॉपर वेबसाइट है, एक प्रॉपर ब्लॉग है, वो आपको रिकमेंडेशन करना शुरू कर चुके हैं। इसके थ्रू क्या होता है, आपको कंटेंट मार्केटिंग और इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। आपके पास में क्लाइंट्स आ सकते हैं, आपको सर्विसेज के रिगार्डिंग कह सकते हैं कि ठीक है आपकी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वर्थफुल है, आप हमारे लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट लिख के दीजिए। आपका जो SEO राइटिंग है, SEO राइटिंग स्किल्स है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। गूगल के साथ में कैसे आप इन चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हो, कैसे आप अपनी गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, ब्रोकन लिंक्स को कैसे हटा सकते हो, इन चीज़ों के लिए आपके पास में ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल है। आप SEMrush पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, आप Ahrefs पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, आप गूगल के सभी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हो, वेबमास्टर टूल, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, आपके वेबसाइट की सारी एनालिटिक्स को देखने के लिए। आप SEO की ट्रैफिक्स के रिगार्डिंग आप सारी डिटेल्स वहाँ पर गेन कर सकते हो। आपको एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है आपकी इकोसिस्टम के साथ में। अगर आपके साथ में एक
मान के एग्जांपल लेके चले आपके पास में 20 वेबसाइट्स है जो आपके साथ में कनेक्टेड है, जो आपको हमेशा बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर इकोसिस्टम। आपको इन इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखना है। मेंटेन करने का ये मतलब है कि अगर जब भी आप कोई ब्लॉग पब्लिश करोगे, लेट देम नो कि आपने ये ब्लॉग पब्लिश किया है। अगर उन्हें नीड हो तो वो आपको यूआरएल देंगे, और अगर आपको नीड हो तो आप उनकी यूआरएल भी पब्लिश कर सकते हो आपके ब्लॉग के अंदर। सॉर्टिंग कैसे करते हैं इन 20 यूआरएल्स का? आपके पास में 100 यूआरएल्स है, 100 टाइप की वेबसाइट्स है, उन 100 वेबसाइट्स में से आपको इन 20 को सेलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे बैकलिंक्स वाले लेक्चर में। तो बिफोर दैट, दिस इज समथिंग जो आपकी वेबसाइट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है इन रेस्पेक्टिव ऑफ डोमेन रेटिंग, इन रेस्पेक्टिव ऑफ डोमेन अथॉरिटी और XYZ, राइट। तो ये आगे आपके पास में बैकलिंक्स, और हमेशा याद रखिए बैकलिंक्स जो आप गेन कर रहे हो वो हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू होना चाहिए। किसी इलीगल वेबसाइट के थ्रू आप अपनी बैकलिंक्स को मत सोर्स करिए। अगर किसी इलीगल वेबसाइट के थ्रू आप अपनी बैकलिंक्स को सोर्स कर रहे हो तो वो आपकी स्पैम स्कोर को बढ़ाते हैं, और स्पैम स्कोर आपकी डोमेन रेटिंग और सारी SEO की मेहनत को डिग्रेड करेगी, ठीक है। तो रेलेवेंट बैकलिंक्स की तरफ आप काम करिए। और जहाँ तक बैकलिंक्स की बात है, इफ़ योर कंटेंट इज वर्थी तो आपको बैकलिंक्स मिलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, ओके। तो दिस इज समथिंग बैकलिंक्स, जिसकी वजह से आप अपनी SEO को अपग्रेड कर सकते हो। नाउ हाउ शुड यू गेट स्टार्टेड? बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, लेट मी नो कि जो आपने शुरुआत करी थी कंटेंट मार्केटिंग से लेके बैकलिंक्स तक, इन्हीं सभी चीज़ों को हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। कीप योर कंटेंट अप टू डेट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अपने कंटेंट को, फैक्ट्स और फिगर्स को हमेशा अपडेट करके रखिए। आप कोशिश करिए कि आप आपके ब्लॉग या वेबसाइट को पब्लिश करने के बाद में आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स उस कंटेंट को अपडेट करिए। कंटेंट को इस तरीके से अपडेट करिए, जो आप लेटेस्ट कंटेंट आप उसमें प्रोवाइड करना चाहते हो आप अपडेट करिए। दिस इज समथिंग जो गूगल आपको बोनस देता है, जस्ट बिकॉज आपने अलग से एक रिसर्च किया, आपने एक अलग से रिसर्च करने के बाद में उसे पब्लिश किया। दैट इज़ वाई आपको एक रेलेवेंट कंटेंट वापस आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने वैल्यू जनरेशन के लिए, आप अपने यूज़र कस्टमर्स के लिए, आप अपने ऑडियंस के लिए वापस एक प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये बोनस आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है, आपकी इंडेक्स रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर टू वैल्यू कंटेंट पे आप फोकस करिए। एक्टिव वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग बैकलिंक्स, आई टोल्ड यू अर्लियर टू रिगार्डिंग दिस थिंग टू, कि आप बैकलिंक्स पे हमेशा वर्कआउट करिए। बैकलिंक्स कैसे बनाएंगे? आप मेल करके कर सकते हो, आप गेस्ट पोस्ट करके कर सकते हो, आप बड़ी वेबसाइट के साथ में कोलैबोरेट हो सकते हो, आप उनको गेस्ट पोस्ट सबमिशन दे सकते हो। इन पे अपन बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डीपली लेके चलेंगे इन चीज़ों को। मॉनिटर योर कीवर्ड रैंकिंग्स एंड बैकलिंक्स, ओके। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, टूल्स है, एरफ्स हो गया, सैमरश हो गया, आपके पास में SEO के काफ़ी सारे टूल्स हो गए, वेबसाइट SEO टूल्स हो गया, वहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल को वहाँ पर आप अपने रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ आपको सभी डेटा मिलेगी, ब्रोकन लिंक्स कितने हैं, 404 पेजेस कितने हैं, 301 रीडायरेक्ट्स कितने हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर भी हम बात कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट सेशंस के अंदर, कि कितने टाइप के आपके पास में एरर्स आती है, कितने टाइप की आपके पास में रीडायरेक्ट्स आती है, कितने टाइप की आपके पास में कोड्स आती है। ये जो 404, 301, 302, 503, ये जो फिगर्स है, ये फिगर्स आपको क्या रिप्रेजेंट करती है? फॉर एन एग्जाम्पल 5 के लाइन में जितने भी है, 501, 502, 503, ये सभी आपको सर्वर एरर्स और सर्वर के रिगार्डिंग बताता है। 404, 402, ये सभी चीज़ें आपको पेजेस के रिगार्डिंग बताता है। 301, 302, ये सभी आपको रीडायरेक्ट्स के बारे में बताता है। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा अपन डीपली बात कर रहे होंगे। देन परफॉर्म कंटेंट ऑडिट्स एवरीवेयर, राइट। तो आप कंटेंट अगर आप लिखते हो तो आप फीडबैक की कोशिश करिए, आप CTA लगाइए, फीडबैक्स लीजिए, सजेशंस लीजिए, अपने यूजर्स के साथ में लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में लीजिए, अपने नेटवर्क्स के साथ में लीजिए। आपने जो इकोसिस्टम बनाया, उन इकोसिस्टम के साथ में आप ये मैनेज कर सकते हो कि आपने जो कंटेंट पब्लिश ऑलरेडी कर रखा है वो कंटेंट वर्थी है या नहीं है। आप उसमें कुछ अपडेशन रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें वो कर सकते हो। हमेशा याद रखिए प्लेगरिज्म हमेशा कम, जितना कम हो सके। 8% अपने पास में एक स्टैंडर्ड नंबर है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि प्लेगरिज्म जितना कम हो सके उतना कम रखिए। प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया duplicchecker.com को आप यूज़ कर सकते हो, आप प्लेगरिज्म चेकर को यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप अपने इन चीज़ों को यूज़ करके प्लेगरिज्म चेक करके पब्लिश करिए, फिर आप सर्च कंसोल में क्रॉल के लिए इंडेक्स करने के लिए शुरुआत करिए, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो और यहाँ आप इस चीज़ को ऐसे एंड कर सकते हो, और फिर आप डिजिटल मार्केटिंग और सभी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, जिसके थ्रू वेबसाइट पे ट्रैफिक और ये सभी चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी। मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकते हो, आप अपने गूगल एड्स वहाँ पे लगा सकते हो, गूगल एडसेंस आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो ताकि आपके रेवेन्यू जनरेशन वहाँ से स्टार्ट हो। तो दिस इज द रोड मैप टू हाउ टू गेट स्टार्टेड इनटू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का काफ़ी बेसिक कोर्स था ये। इन सभी कोर्सेज के ऊपर, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, बैकलिंक्स के ऊपर, URL शॉर्टिंग के ऊपर, सर्च इंजन इंडेक्स के ऊपर, सर्च कंसोल्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर अपन एक डेडिकेटेड वीडियोस लेके आ रहे होंगे। आई होप कि आपको ये जो बेसिक्स ऑफ SEO है ये काफ़ी क्लियर हो चुका है। लेट मी नो इफ एनी फीडबैक्स आर देयर। अगर कोई सजेशन है, कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो ऑल्सो लेट मी नो, वी विल ट्राई टू बिल्ड इट आउट। तो थैंक यू वेरी मच।